हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हम अपने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स ये टर्म बार बार आई हैं, है ना। तो पहले जरा आप समझते हैं कि इंटरनल यूजर्स होते कौन हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स बेटा वो होते हैं जिनके पास डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हमारे होते हैं ना, उसका पूरा एक्सेस होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनके पास जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, वो होती हैं बस पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं होते। ठीक है, आ रही बात समझ। तो इंटरनल यूजर्स वो हैं जिनके पास पूरा एक्सेस है, तो पर एक्सटर्नल यूजर्स वो हैं जिनके पास जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके उनको कम्युनिकेट करते हैं, बस वो ही हैं उनके पास। ठीक है, डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इंटरनल तो बेटा अब आते हैं कि इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बस समझेंगे कि ये कौन होते हैं, फिर हम समझेंगे कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए होती हैं। ठीक है, तो पहला इंटरनल यूजर्स है ओनर्स। ओनर्स बेटा मालिक है। मालिक को तो जब उसने पैसा लगाया उसको देखने है कि हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं। तो अभी और बात करते हैं इसके बारे में। मैनेजमेंट, बड़े बिजनेसेस में बेटा ओनर्स अलग हो जाते हैं और मैनेजमेंट अलग हो जाती है। मैनेजमेंट वो होती है जो बिजनेस को रन कर रही है, जो सारी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ओनर्स डे टू डे एक्टिविटीज में जरूर नहीं इन्वॉल्व हो। छोटे बिजनेसेस में बेटा जो ओनर होता है वही मैनेजमेंट होती है, पर जब बिजनेस का स्केल बढ़ जाता है तो ओनर्स और मैनेजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्यों इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है ये समझते हैं अभी हम। ठीक है, फिर एक्सटर्नल यूजर्स पे आते हैं। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ये बेटा एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को मैंने एक्सटर्नल में डाल दिया है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इस साल, मैं अभी बताऊंगा क्या कंट्रोवर्सी हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेटा, है ना, इन्होंने लोन दिया होता है हमारे बिजनेस को, तो क्यों इनका इंटरेस्ट है वो भी हम देखते हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसा ऑलरेडी लगाया हुआ है हमारे बिजनेस में। ठीक है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आगे पैसा लगाने की सोच रहे हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है जी। क्रेडिटर्स वो हैं बेटा जिन्होंने हमें उधारी पे गुड्स या सर्विसेज दी हुई हैं और अभी हमने उनके पैसे देने हैं। गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, और उसकी अथॉरिटीज में जैसे टैक्स अथॉरिटीज आ गई तो उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों इनका इंटरेस्ट है। रिसर्चर्स वो होते हैं बेटा जो डेटा उठा के कई तरह के रिसर्च करते हैं उसी डेटा से, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। पब्लिक, पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है ये सोचने का पॉइंट है बच्चों के दिमाग में। तो सर पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपटीटर्स इतना मुश्किल नहीं है सोचना, है ना, क्योंकि कई बार कई लोगों को अपने से ज़्यादा हमारे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो कंपटीटर्स को तो बहुत इंटरेस्ट होगा हमारे बिजनेस में। तो ये अभी ज़रा डिटेल में समझते हैं आगे चल के। अब हम पहले हम समझते हैं इंटरनल यूजर्स जो हैं उनको क्यों इंटरेस्ट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहले मैंने बात करी थी बेटा ओनर्स की। ओनर्स ने देखो सबसे ज़्यादा ओनर्स ने पैसा लगाया है बिजनेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो ये मैक्सिमम रिस्क को एक्सपोज नहीं ये लोग, है ना। सबसे ज्यादा रिस्क तो ये लेके बैठे हुए जिसने पैसा लगाया हुआ है, रिस्क उसी का है। तो जिसने पैसा लगाया हुआ है बेटा उसको तो देखना है ना साल के एंड में उसके बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा करा हमने या मैनेजमेंट ने जिसकी वजह से प्रॉफिट्स हुए। आगे भी हम वही स्टेप्स लगाने की कोशिश करेंगे। लॉसेस हुए तो क्यों हुए, है ना, कहाँ गलतियां रह गई हमसे। ठीक है जी। तो प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए जानना बहुत जरूरी है। और मेरे एसेट्स कितने हैं आज, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरी कैपिटल कितनी हो चुकी है। नटशेल में बात करूँ तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना बेटा। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमें बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट जब हमारे सामने आएगी हमें पता चलेगा हमारे एसेट्स की क्या पोजीशन है इस टाइम पर, हमारी कैपिटल कितनी है, हमें लाइबिलिटीज कितनी पे करनी है बाहर वालों की, है ना। तो ये ओनर्स का इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अगले जो यूजर्स हैं इंटरनल यूजर्स वो है मैनेजमेंट, है ना, इनको भी पूरा एक्सेस है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। तो मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट, इनके पास बेटा अनपब्लिश्ड, जिसको हम कह सकते हैं ना अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स भी हैं सारी की सारी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कई और तरह की ये इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करवा सकते हैं अपने टीम से, है ना, जिसके बेसिस पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, एनालिसिस में क्या क्या करेंगे, ये रेशियो निकाल सकते हैं कई सारी, है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनवा सकते हैं। तो एनालिसिस क्यों करना है, इनको ना डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मैंने कहा था आपको पहले भी वीडियोज में, जब भी मैनेजमेंट की बात है डिसीजन मेकिंग वर्ड से इसको एसोसिएट कर दो। मैनेजमेंट को कई तरह के बेटा डिसीजंस लेने हैं। आगे नए प्रोजेक्ट्स हमें लॉन्च करने हैं, आगे हमारे क्या प्लान्स हैं, उनको कैसे हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है।
तो वो सब देखने के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए चाहिए, ठीक है जी, कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेलिंग प्राइस तय करना है प्रोडक्ट्स का तो भी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उनकी नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी करती है ना। तो ये भी यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हो गए, तो दो ही इंटरनल यूजर्स हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल यूजर्स में बेटे देखो, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, आप पिछले कुछ सालों की बुक्स देखोगे तो आपको एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इंटरनल यूजर्स में मिलेंगे, पर इस साल आपको एक्सटर्नल यूजर्स में मिल रहे हैं। अभी भी कई ऑथर्स इसको इंटरनल में ले रहे हैं, कई एक्सटर्नल में ले रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रोवर्सी क्यों है इसमें। देखो बेटे, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स है ना, कई तरह के होते हैं हमारे एम्प्लॉयज, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो सारे एक्सटर्नल नहीं हो सकते। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पूरा एक्सेस है। अब मैनेजमेंट में भी जो मेरे बंदे हैं, टॉप मैनेजमेंट में, वो भी तो हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो उनको तो पूरा एक्सेस है, वो इंटरनल यूजर्स हो गए। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उनके पास भी तो पूरा एक्सेस है, तो वो भी तो इंटरनल यूजर्स हो गए, नहीं हो गए। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट बन गया, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज एक्सटर्नल नहीं कह सकता मैं। तो इस पॉइंट पे मैं क्या सलाह दूंगा कि आप अपने टीचर्स है ना, 11th में जो आपके टीचर्स हैं, उनसे भी आप जरा कंसल्ट करो कि सर हम इसको इंटरनल में लें या एक्सटर्नल में लें, क्योंकि आपने एक्सटर्नल में ले लिया, हो सकता है आपके सर या मैडम इंटरनल में लेने वाले हो, आपके मार्क्स कट जाए, हो सकता है आप इंटरनल में ले रहे हो और उन्होंने एक्सटर्नल में सोचा हो, है ना। तो मैं आपको लेटेस्ट बुक के हिसाब से भी एक्सटर्नल में इसको ट्रांसफर करके मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं इनका इंटरेस्ट क्यों है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो बेटा, एम्प्लॉयज को देखना है कि बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है, बिजनेस के अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि उनकी हायर वेजेस हो जाए, लेबर है और दूसरा स्टाफ है तो हायर सैलरी हो जाए उनकी, ठीक है ना। वो बोनस भी एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, तो उनको जरूर देखना होता है, और वो चाहते हैं हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो वो देखते हैं कि अगर अच्छा परफॉर्म करी है तो वो एक्सपेक्ट भी करते हैं, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो वो डिमांड भी कर लेते हैं कि जब हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी कंपनी इतना अच्छा कर रही है, हमारी वजह से हमें बोनस दो, अच्छा बोनस दो, ठीक है। और कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी से हर महीने ना प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा कटता है, तो वो देखते हैं कि हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दिया, नहीं करवा दिया ओनर्स ने, मैनेजमेंट ने, और यहाँ हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा जो कट रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा हो गया ही नहीं हो गया, है ना। अपनी सेफ्टी भी उनको देखनी होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और उसका यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। आगे हम आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स ने बेटा देखो लोन्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो लोन्स अगर बैंक ने दिए हुए हैं आपको, तो बैंक को देखना है कि मेरा जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल क्या होता है, जो असल होता है। जैसे 5 लाख का बैंक ने लोन दिया, तो बैंक को देखना है मेरा 5 लाख भी सेफ है या सेफ नहीं है, और उसके ऊपर जो बैंक को हर महीने आपसे इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक को देखना मेरा इंटरेस्ट भी सेफ है या नहीं है। कहीं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आगे जाके मेरा इंटरेस्ट तो मारा ही जाएगा, मेरा प्रिंसिपल भी खतरे में आ सकता है। और बैंक से अगर आपको लोन लेना है, एक तो है कि ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, और अगर आगे जाके लोन लेना है तो भी बैंक कहेगा जी पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे सामने लेके आओ, मैं आपके बिजनेस की हेल्थ देखूँ, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस देखूँ। तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स देखेगा, 1 साल के, 1 साल से ज़्यादा भी देख सकता है। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी पूरा इंटरेस्ट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या कह लो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं हम इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखो बेटा, इन्वेस्टर्स वो हैं जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने आगे मेरे बिजनेस में पैसा लगाना है या मेरे बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो वो भी देखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि भाई उनको देखना है कि हम जो पैसा लगाएंगे उसका रिवार्ड या रिटर्न हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेटा इन्वेस्टर्स को तो रिटर्न चाहिए, आपके बिजनेस में मिलेगी तो किसी और बिजनेस में लगा देगा वो, है ना, जहाँ पे उसको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को देखना है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि भाई मैं यहाँ से कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, नहीं तो मैं कोई और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखूँ, ठीक है बेटा। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें उधारी पर गुड्स या सर्विसेज देते हैं और अभी उन्होंने हमसे पैसा लेना है, तो वो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं कि भाई हाँ क्रेडिबिलिटी है या नहीं, मेरा पैसा सेफ है या नहीं, मेरे को टाइम पर पैसा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। और अगर सब सही है तो वो सोचते हैं कि क्या इस बिजनेस को और क्रेडिट एक्सटेंड करा जा सकता है,
या सब नॉर्मल चल रहा है तो वो कहेगा जी मेंटेन करके चलते हैं, जितना दिया हुआ है उतने मेंटेन करते हैं, और उनको लगेगा खराब हो रही है हालत तो वो रिस्ट्रिक्ट करने लग जाएंगे, वो धीरे धीरे अपना उधार खींचने लग जाएंगे। वो कहेंगे जी हम उधार नहीं दे सकते, कोई भी बहाना मारेंगे, आपसे अपना पैसा खींचने लग जाएंगे। आपने देखा होगा रियल बिजनेसेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को भी पूरा इंटरेस्ट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आगे बात करते हैं, अगले यूजर्स पे चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? देखो बेटा, गवर्नमेंट को ना बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को नेशनल इनकम का डेटा भी रिलीज करना होता है। आप 12th में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का चैप्टर। तो पूरे इंडिया के बिजनेसेस का डेटा को मर्ज करके भी वो देखते हैं कि हमारा इकोनॉमी कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना। पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है, कई तरह की पॉलिसी फॉर्मेशन करनी होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है। तो डेटा कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और गवर्नमेंट की कई अथॉरिटीज हैं, है ना, जैसे टैक्स अथॉरिटीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट है, पहले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट होता था, अब जीएसटी डिपार्टमेंट है। तो उनको देखना है, कस्टम है तो उनको चाहिए हमसे टैक्स, उनको चाहिए हमसे कस्टम ड्यूटी, है ना, उनको चाहिए हमसे इनकम टैक्स या कह लो जीएसटी। तो आप जो कस्टम ड्यूटी जमा कराते हो, आप इनकम टैक्स जमा कराते हो, आप जीएसटी जमा कराते हो, इनकी रिटर्न्स भरते हो, तो गवर्नमेंट को चेक करना होता है कि भाई करेक्ट भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। तो वो कभी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे मंगवा सकती हैं और चेक कर सकती हैं, ठीक है जी। तो अगले यूजर्स हैं बेटा रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं? जो डेटा कलेक्ट करके कोई ना कोई रिसर्च करते हैं, उसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। वो कोई जनरल रिसर्च भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे वो कहेंगे जी हम शू इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, हम केमिकल इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, या वो ऑन द होल पूरी इकोनॉमी के ऊपर कोई रिसर्च कर सकते हैं। तो वो जो डेटा हमें मिलता है हमारे बिजनेसेस से, उसको कलेक्ट करके वो रिसर्च करते हैं और वो अपनी रिसर्च पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आगे गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प हो, ठीक है जी। और पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है? देखो बेटा, पब्लिक को देखने की जो आपका बिजनेस है ना, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा मासेस के लिए। जो आम लोग हैं देश के, उस इलाके के, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रही है वो बिजनेस या नहीं कर रही है ना। या वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर रहे हैं नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं या नहीं दे रहे कुछ, ठीक है जी। या वो जो अपना सामान लेते हैं वो लोकल सप्लायर से ले रहे हैं या कहीं बाहर से इंपोर्ट करते रहते हैं और यहाँ के लोगों को ऐसी वेला छोड़ा हुआ है ना, और चीजें बाहर से। तो पब्लिक अप्रिशिएट करती है कि यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि हमारे लोगों को ज्यादा काम मिले, है ना। सोसाइटी की फैसिलिटीज की बात करूँ तो देखो कॉन्सेप्ट काफी सालों से चल रहा है सीएसआर। सीएसआर होता है बेटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनियां ना खाली अपना बिजनेस, अपना पैसा कमाने में नहीं लगी रह सकती आज की डेट में, तो उनको गिव बैक भी करना होता है सोसाइटी को। तो उनको देखना होता है वो सोसाइटी की तरफ क्या कर रहे हैं, कि क्या इन्होंने स्कूल्स खोले हैं कुछ, जैसे आपने सुना होगा टाटा ने कई स्कूल्स खोले हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं सोसाइटी की हेल्प के लिए। तो ये है ना डेवलप करते हैं वहाँ के एरिया को, सड़कें बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो पब्लिक का इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू देखती है कि भाई इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कितना पैसा खर्च करा है ना, इन्होंने वेलफेयर पे कितना पैसा लगाया है। तो ये भी एक एंगल है। तो बेटे बात करते हैं कंपटीटर्स की। आप बिजनेस जब करते हो ना, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम तरह का काम कर रहे होते हैं, तो उनको आप में बहुत इंटरेस्ट होता है और हमें भी उनमें इंटरेस्ट होता है। हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, है ना, ताकि हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चले, ठीक है ना। और हम कंपेयर करते हैं कि भाई पिछले बार से ये बिजनेस कितना अच्छा चला गया या कितना नीचे चला गया। हम अपने कंपैरिजन तो करते ही करते हैं, पर हम दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपेयर करते हैं कि भाई हम उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनसे नीचे आ गए हैं। तो ये इस वजह से हम दूसरों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं और वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। तो ये बेटा कुछ यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने 5 ब्रांचेस में डिवाइड करा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इनको एक एक करके समझते हैं जरा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटे, जो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था ना कि अकाउंटिंग की जो 7 स्टेजेस होती हैं, तो वो जैसे कि इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, है ना,
कि भाई ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, और बिजनेस से रिलेटेड है तो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल है या नहीं, तो उसको हम जो मेजर करते हैं कि भाई कितने की ट्रांजेक्शन है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे करते हैं रिकॉर्ड? जर्नल में। फिर क्लासिफाई करते हैं लेजर में, समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की, और प्रॉफिट एंड लॉसेस पता कर चलते हैं। उसके बाद हम उन रिजल्ट्स को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, और जो यूजर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारा काम जो है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो 11th में आप जो करोगे, जो आप सीखोगे, वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉसेस कैलकुलेट करने हैं और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी। रिजल्ट्स को एनालाइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है और कम्युनिकेट भी करना है। बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करने के लिए, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब तक हम नहीं बनाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं। तो ये सारा काम जो करते हैं, ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं बेटा, ठीक है। आ रही बात समझ? अब हम अगली ब्रांच पे चलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉसेस तो बता देती है, पर हमें ना डिपेंड, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है या हमारा सर्विसेज का भी काम है, तो हमें ये देखना होता है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, ठीक है बेटा। अब पेप्सी है, पेप्सी बना रही है, तो पेप्सी को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको एक पेप्सी की बोतल, आधे लीटर की कह लो या 1 लीटर की कह लो, कितने की पड़ रही है। जब तक उसको यही नहीं पता चलेगा कि एक बोतल कितने की पड़ रही है, वो सेलिंग प्राइस कैसे तय करेंगी, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो जैसे कि भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये भी हमें देखना होता है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट होती है जैसे बेटा कि भाई आपने एक फैक्ट्री लगा ली है जिसका 1 लाख रुपए महीने का रेंट है, और आपने एक मैनेजर भी देख लिया जिसको आप 50,000 महीने की सैलरी दे रहे हो। अब बेटा वहां पे प्रोडक्शन करो ना करो, वो 1 लाख का रेंट तो जाने जाना है, और मैनेजर को सैलरी तो देनी है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। फिर अगर आप वहां पे आपने प्रोडक्शन चालू कर दी और आप एक महीने में 2 लाख यूनिट बना रहे हो, तो 2 लाख यूनिट बनाने में एक तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी जो उस 2 लाख यूनिट से एसोसिएट होगी। 2 लाख यूनिट बनाओगे तो 2 लाख यूनिट्स का तो रॉ मटेरियल लगेगा, और लेबर उस हिसाब से लगेगी। लेबर वो है जो वेरिएबल है, प्रोडक्शन होगी तो लेबर आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो लेबर नहीं आएगी। पर आपके जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज है वो तो आपके साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वो 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट थी उसको 2 लाख यूनिट पे पहले तो डिवाइड कर देंगे। अगर आपकी प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट की होगी पर वो फिक्स कॉस्ट तो 1.5 लाख की थी ना, 1.5 लाख को आप फिर 1 लाख यूनिट पे डिवाइड करोगे, और 1 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अलग, 2 लाख यूनिट बनाने तो 2 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अलग, और वो फिक्स कॉस्ट जो आ रही थी। तो ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कई तरह की कॉस्ट होती है। अगर आपका लंबा काम है जो कई प्रोसेस से जाता है, एक प्रोसेस में पहले जाता है, फिर दूसरे प्रोसेस में जाता है, तीसरे प्रोसेस में जाता है, तो एक एक प्रोसेस की कॉस्ट भी निकाली जाती है कि इस प्रोसेस की क्या कॉस्ट है, इस प्रोसेस की क्या कॉस्ट है। अल्टीमेटली फिर हमें हेल्प होता है एक यूनिट की कॉस्ट निकालने में, तभी हम अपने बाकी डिसीजंस ले पाते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट तो फाइंड तो करते ही हैं, है ना। कॉस्ट को फाइंड तो करते ही हैं, और रिड्यूस करने के तरीके भी ढूंढते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके भी ढूंढते हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। तो इसके लिए स्पेशल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इंडिया में भी CMA का कोर्स है ना। ये पहले CWA होता था, अब CMA हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स होते थे, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है ना। ताकि और हर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट जरूर होते हैं, है ना, ताकि वो हेल्प करते हैं कि भाई कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करा जाए। तो ये ब्रांच है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, मैनेजमेंट की जब भी बात आती है ना, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, है ना, कॉस्ट कंट्रोल, है ना, और फाइनेंशियल प्लानिंग, आगे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए पैसा कैसे अरेंज करना है ना, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, सेलिंग प्राइस कैसे तय करना है। तो ये सब काम मैनेजमेंट को फंड्स कैसे अरेंज करने हैं। तो ये कई तरह के एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होगी उसके बाद ये कई तरह के एनालिसिस प्रिपेयर करवाते हैं अपने लिए, रेशियो एनालिसिस करते हैं ताकि वो कई तरह के डिफरेंट डिसीजन ले पाए, है ना, कई तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे पाए। तो वो सारा काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है बेटा। फंड्स फ्लो क्या है, तो ये कई तरह के स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पर, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, बिसाइड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके अलावा कई तरह की और स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो इनको एनालिसिस में और डिसीजन मेकिंग में
हेल्प करे। तो ये ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग सिंपल है बेटा, टैक्स जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आपको टैक्स की कैलकुलेशन में हेल्प करती है या टैक्स की जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने में हेल्प करती है, वो है टैक्स अकाउंटिंग, है ना। जैसे सारे बिजनेसेस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है, जीएसटी की रिटर्न भरनी होती है रेगुलरली, तो उसके लिए जो हमें हेल्प मिलती है वो कहाँ से मिलती है, टैक्स अकाउंटिंग से मिलती है। ठीक है बेटा। तो अगली जो ब्रांच है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जैसे मैंने अभी पिछले सेक्शन में बताया था, नया कॉन्सेप्ट आया है कुछ सालों से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ब्रांच ना मैंने आइडेंटिफाई करती है कि भाई, पहले आइडेंटिफाई करती है फिर मेजर करती है। किस चीज को मेजर करती है कि भाई जो बिजनेस है हमारा उसने सोसाइटी को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा है ना, इन मनी टर्म्स ऑल्सो। देखो बेटा, बिजनेस जो है ना और ये सोसाइटी है, बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, तो बिजनेस की भी ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी को गिव बैक करे, है ना। तो बिजनेस को देखना होता है कि भी वो सोसाइटी के लिए कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही है ना, वो एनवायरनमेंट को संभालने में कितना पैसा खर्च कर रही है, स्कूल्स कितने बना रही है, हॉस्पिटल्स कितने बना रही है, या जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी दे रही है, या मैन पावर सपोर्ट कितनी दे रही है। तो ये सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो वो बिजनेसेस को रिकॉर्ड करना होता है कि उन्होंने वेलफेयर पे कितना पैसा लगाया। तो ये सब मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक डिवीजन है, तो उसके अंडर इनको मेंशन करना होता है कि हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना पैसा लगाया, कितना हमने वेलफेयर करा सोसाइटी का। तो ये सारी चीजें कहाँ कवर होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो बेटा ये थी हमारी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। कई बुक्स में सिर्फ 3 ब्रांचेस दी हुई हैं, कहीं में 5 दी हुई है, तो मैंने 5 कवर कर लिए हैं। बाकी एक अगला टॉपिक हमारा रह गया इंपॉर्टेंट, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड।